बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग सूत्रों की माने तो सितंबर या अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा की जाएगी और चुनाव के तारीखों का ऐलान 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच का होगा। चुनाव आयोग ने अभी से इसकी तैयारी तेज कर दी है। कई चरण में बिहार के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है, लेकिन चुनाव की घोषणा 15 अगस्त के बाद होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे और गांधी मैदान से ही कई तरह के सौगात देंगे, जिसमें पटना मेट्रो भी शामिल हो सकता है। मेट्रो का कार्य प्रगति पर है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वासियों को मेट्रो का सौगात दे सकते हैं। इसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग के कई अधिकारियों की टीम यहां आएगी और यहां के आला अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी और इस बात का भी ध्यान रखेगी कि बिहार में महापर्व छठ और दिवाली जैसे त्योहार हैं, इसको कैसे बचाया जाए ताकि बिहार वासी त्योहार खुशी खुशी मना सके और चुनाव को भी संपन्न करा सके। कुल मिला के चुनाव आयोग सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसकी व्यापक तैयारी कर ली गई है और 15 अगस्त के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की घोषणा की जा सकती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में जन सरोकार से जुड़े मामले को पटल पे रखा जाएंगे और उस पे फैसले भी लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि परिवहन से लेके उद्योग से लेके एजुकेशन ऐसा मुद्दा होगा जिस पर कैबिनेट एक बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने सारे कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि कल आपको लखनऊ में रहना है, क्योंकि कल की जो कैबिनेट बैठक होगी उस पर सारे लोगों की नजर बनी हुई है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह लगातार कभी न कभी किसी न किसी चर्चा की वजह से वो चर्चाओं में बने रहते हैं। वो चर्चा खास इसलिए होती है क्योंकि वो काम ही कुछ अलग करते हैं। इस बार प्रदूषण बचाने के लिए उन्होंने एक नया संकल्प लिया है। वो संकल्प है बिना एयर कंडीशनर गाड़ी में रहना और बिना एयर कंडीशनर रूम में सोना। सार्वजनिक पार्क में लगे हुए पंखे के नीचे वो 1 महीने सोएंगे और जब वो प्रवास पर होंगे तो गाड़ी में एसी नहीं चलेगा। साथ ही जिले में जब भी वो दौरे पर होंगे, ग्वालियर में अपने आवास पर होंगे, तब वो है पूरे शहर में जहां भी जाएंगे तो केवल 2 पहिया वाहन का उपयोग करेंगे। हम प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उनकी जो मंशा है, शहर स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, हरा भरा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के संकल्प लिए हैं, चाहे साइकिल चलाने की बात हो, प्रदूषण को बचाने की बात हो। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब हम सही होंगे तो जग सही होगा, जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यानी कि हम प्रदूषण को बचाएंगे तो लोग भी इसके लिए आगे आएंगे। प्रदूषण को बचाने के लिए ये उनका अभियान कितना कारगर साबित होगा, ये देखना होगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और लोग कितना इसमें अपना सहयोग करते हैं प्रदूषण को बचाने में, ये भी भविष्य के गर्भ में है कि लोग कितना प्रोत्साहित होते हैं और प्रदूषण पर ध्यान देते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण की लगातार आबो हवा खराब बनी हुई है, उससे लोग परेशान भी हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन ही नहीं चला रही है, बल्कि विकास की बयार बहाने को तैयार है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ सरकार इस वक्त बस्तर में कर रही है वो है लोगों में जागरूकता लाने का काम। जी हाँ, इसी कड़ी में कल एक बड़ा कार्यक्रम जगदलपुर में होगा। आज विजय शर्मा ने उसकी जानकारी साझा की हमारे साथ और बताया कि एक बस्तर शांति समिति बनाई गई है, जिसके बैनर तले कल एक मंथन होगा, एक चिंतन होगा जगदलपुर, जो कि बस्तर का जिला मुख्यालय है और हाल ही में LWE की लिस्ट से बाहर किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से जगदलपुर को। वहाँ पे माओवाद पर मंथन चिंतन होगा और पिछले दशकों में कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या इसकी रणनीति थी, क्या इसके उद्देश्य थे, इस पर बात होगी। और द केरल स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, वो भी इस संवाद में हिस्सा लेंगे। सरकार ने उन्हें विशेष रूप से बुलाया है क्योंकि वो नक्सलबाड़ी के ही रहने वाले हैं, जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ था
और एक लंबा उन्होंने बहुत नज़दीकी से उसको देखा है नक्सलवाद को, और उनका अपना एक अनुभव है, एक तजुर्बा है। बस्तर नाम की स्टोरी भी उन्होंने हाल ही में बनाई थी। तो एक बड़ा कार्यक्रम कल जगदलपुर में होगा। उसके बाद जो प्रभावित है नक्सल हिंसा से, उनको लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम परसों होगा, उनसे भी संवाद किया जाएगा। तो लगातार इस हफ्ते बस्तर में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और सरकार जागरूकता फैलाने का काम करेगी। आज सुकमा में सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर 16 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 25 लाख के इनामी नक्सली है, तो उसका एक असर, कॉम्पैक्ट असर सरकार के क्रियाकलापों का देखने को मिल रहा है। तो ये हफ्ता भी बस्तर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता रहने वाला है। कैमरामैन शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। झारखंड में केंद्र द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। खबर यह है कि बीते 6 वर्षों के दौरान केंद्र की योजनाओं के लिए या योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से जो अनुदान की राशि मिलती है, उस राशि में केंद्र सरकार ने भारी कटौती कर दी है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने 25,400 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की है। इस कटौती को लेकर अब झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है, जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार आदिवासी विरोधी है और जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, उसको लेकर के केंद्र की सरकार जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इसके समर्थन में तार्किक है। बीजेपी के कई तर्क हैं जो काफ़ी तार्किक हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से झारखंड सरकार को विभिन्न योजनाओं में पैसे मिलते रहे हैं और उन पैसों का हिसाब ढंग से नहीं दिया जाता रहा है, बल्कि कई योजनाओं की राशि को बंदरबाट करने के अलावा और भी डाइवर्ट कर दिया जा रहा है फंड को, चाहे वो आयुष्मान भारत की स्थिति हो या प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्यों में चलाई जा रही है। जल जीवन मिशन जो है उसको लेकर के घोटालों की बात आ रही है। तो इन बातों को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर जेएमएम को ये लगता है कि वो अपने हिसाब से बंदरबाट करके केंद्र से पैसे ले लेगा, तो उसको अब ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अब केंद्र की सरकार बहुत तरीके से काम करती है। काम कीजिए तो पैसा मिलेगा और काम नहीं कीजिएगा तो घोटाला करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में वो कल पीसीसी के संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। संगठन सृजन अभियान दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कायाकल्प को लेकर किया जा रहा है। एक तरह से संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां पीसीसी में जारी हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चूँकि हाई सिक्योरिटी के तहत राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी यहां पर भोपाल एयरपोर्ट पर 10:20 पर सुबह पहुंच जाएंगे और 11 बजे पीसीसी पहुंचेंगे। पीसीसी पहुंचने से पहले एयरपोर्ट से लेकर पीसीसी तक उनका कई जगह स्वागत किया जाएगा। यहां पर पीसीसी में 11 बजे से 12 बजे तक राजनीतिक मामलों की समिति के साथ वो चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 बजे से 12:30 बजे तक सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे। 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच वो एआईसीसी पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कि संगठन के पुनर्गठन को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद वो 1:30 बजे से 2:30 बजे तक अनौपचारिक रूप से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 2:30 बजे से 4 बजे तक रविंद्र भवन में एमपी कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उसको वो संबोधित करेंगे। उसमें शामिल होंगे जिसमें एआईसीसी और पीसीसी के प्रतिनिधि के अलावा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन की तैयारी संगठन सृजन अभियान के तहत की जा रही है और इसमें संगठन को एक तरह से ताकत देने के लिए, संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी के भोपाल आगमन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
दिल्ली के जामिया नगर स्थित बटला हाउस बुलडोजर एक्शन मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि जो संबंधित अधिकारी हैं वहां पर कानूनी उपलब्ध जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको लेकर वहां जाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में अंतरिम रोक वह लगाने नहीं जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो करीब 50 से 60 साल से वहां पर रह रहे हैं और अब जाकर डीडीए ने अचानक वहां पर दावा ठोका है और 15 दिन पहले नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने को कहा है। लिहाजा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम रोक लगाए। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा तो आगे क्या कुछ आदेश देता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सलाह दी है उस सलाह के बाद याचिकाकर्ता क्या वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था तलाशते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठाणे भिवंडी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही कई जो अहम सबूत है वो एटीएस की तरफ से जुटाने की कोशिश की जा रही है। यह कार्रवाई रात करीब 3 बजे की गई थी जिसमें ठाणे ग्रामीण पुलिस के 350 से अधिक अधिकारी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी साकिब नाचन नामक व्यक्ति के घर पर भी की गई है। साकिब पर आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा रहा है। साल 2002 और 2003 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन विलेपार्ले और मुलुंड बम धमाकों मामलों में शामिल होने का भी उस पर आरोप है। इन आतंकी वारदातों में कई लोगों की जान भी गई थी। एटीएस को संदेह है कि साल 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद से वह दोबारा कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया था। छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ है इसकी आधिकारिक जो जानकारी है वो अभी एटीएस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन आतंकवाद से जुड़े मामलों में इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। एटीएस फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और एक एक जो सबूत है वो एटीएस की तरफ से जुटाया जा रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर के शिखर के ऊपर लगे कलश पर सोना मढ़ दिया गया है। अब यह कलश स्वर्ण जड़ित हो गया है और इसकी भव्यता अब दूर से देखने को मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह कार्य जो सोने का कलश बनाने की जो बात कही थी अब उसको पूरा कर दिखाया है और रामलला का मंदिर अब दूर से ही स्वर्ण जड़ित कलश के साथ बहुत भव्य दिख रहा है। बाकायदा इसकी तस्वीर भी साझा की गई है। ये कार्य अब पूरा हो गया है। भगवान श्री राम के मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार भी स्थापित हो चुका है। 5 जून को भगवान श्री राम के मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके साथ परकोटा के मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुल 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में जो सबसे प्रमुख कार्य था कि कलश पर सोना है, जो गोल्ड है उसको मढ़ा जा सके, वो अब पूरा हो चुका है। 5 जून से पहले ये कार्य पूरा होना था। इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 5 जून को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रथम तल सहित परकोटा के मंदिरों की, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और ऐसे में अगर देखें तो रामलला का मंदिर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। भूतल पर भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की भव्य और दिव्य प्रतिमा का जहां एक और दर्शन होता है तो वहीं दूसरी ओर प्रथम तल पे राम दरबार के स्थापित हो जाने के बाद से जब भक्त यहां पर आएंगे तो वो भी दर्शन कर सकेंगे। लेकिन अभी हालांकि भक्तों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब 5 जून को रामलला के मंदिर के प्रथम तल के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद कुछ कार्य शेष बचे रह जाएंगे। उनको पूरा होने के बाद ही कुछ महीने के बाद, जैसा कि चंपत राय ने बताया है, ये मंदिर भक्तों के लिए भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा परकोटा के जो मंदिर हैं, परकोटा के मंदिरों की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, टोटल मिला के अगर देखें तो 8 मंदिर है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा 3 जून से 5 जून 3 दिन तक ये चलेगा और 5 जून को ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और भक्तों के लिए
लेकिन ये मंदिर अभी नहीं खोले जा सकेंगे क्योंकि कुछ कार्य शेष बचे रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि रामलला के मंदिर के शिखर के ऊपर लगे जो कलश हैं उस पर सोना मढ़ दिया गया है, अर्थात कलश स्वर्ण जड़ित हो गया है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। महामना के बगिया कहे जाने वाले बीएचयू में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सपा कार्यकर्ताओं ने बीएचयू पहुंच आईएमएस बीएचयू के निदेशक को कई सूत्रीय मांगों का एक पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि बीएचयू में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए। इसके साथ ही जिस तरह से ट्रामा सेंटर में बवाल चल रहा है और ट्रामा सेंटर के प्रभारी लगातार ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो बर्दाश्त योग्य नहीं है, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीएचयू के छात्रों ने भी आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, कई सारी चीजों में पारदर्शिता नहीं है। इसको लेकर आज शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया। उनकी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारी 15 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा ने जिम्मेदारी संभालते हुए प्रेस वार्ता करते कहा कि जो 8 साल का कार्यकाल रहा है सीएम योगी का, उसमें पुलिसिंग और स्मार्ट हुई है और भी आगे उसको बेहतर करेंगे। दूसरी ओर संगठित अपराध और अपराध खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए अड़िग है। वहीं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को भी लेकर कहा है कि और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में जिस तरह से AI टेक्नोलॉजी उपयोग हो रहा है उसका और भी व्यापक तौर पर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर अपराधों से निपटने के लिए जन जागरूक अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाए जिससे कि साइबर जो अपराध है उसको कहीं ना कहीं अंकुश किया जाए, क्योंकि ये साइबर अपराध कहीं ना कहीं एक बड़ी स्तर पे एक वजह सामने निकल के आ रही। वहीं दूसरी ओर कहा है कि जिस तरह से स्मार्ट पुलिसिंग को हम और नए सिरे से अच्छा करेंगे आने वाले समय पर, और जिस तरह से कानून व्यवस्था उसको और भी कायम करेंगे। सीधी सीधी कहा है कि कोई भी अपराधी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी आदित्यनाथ की, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूबे का जो कानून व्यवस्था वो एकदम चाक चौबंद है। आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि सीमा से सटे जिलों पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग तेज की जाएगी और जो स्मार्ट जो पुलिसिंग है उसको भी खास तौर पर तैयार किया जाएगा। दूसरी ओर ये भी कहा है कि जब भी देखा जाता है कि ट्रैफिक को लेकर तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ती है, उसको ट्रैफिक को लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं IGRS के लेकर जो पुलिस के स्टेशनों पर जो शिकायतें पहुंचती है उसको भी लेकर एक मुख्य एक कार्य योजना और डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हर थाना चौकी पुलिस में जो IRS जो रिपोर्ट की जाती है जिसको की कई सारी शिकायतें मिली जाती है उसका भी निस्तारण किया जाए। दूसरी ओर यह भी कहा है कि न्यायालय में जिस तरह से क्रिमिनल मजबूत पैरवी ना होने से सबूतों का अभाव में छूट जाते हैं, तो उसको डेटा लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उसको और भी कंसल्टेंसी की जाएगी, जिससे कि वो ठीक से जो मुजरिम है, जो क्राइम है, उसको सलाखों को पीछे पहुंचाए। हालांकि 8 सालों में बेहतर कार्रवाई की जाए। कई सारे जो कन्विक्शन है उसके तहत कई व्यापक स्तर पर अपराधियों को सलाखों को पीछे पहुंचाया गया है और साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले समय पे और भी बेहतर पुलिसिंग देखने को आपको मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 32 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, जैसे कि जब तक जरूरी ना हो तब तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। अगर आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो आप बार बार हाथ धुलें, साथ ही मास्क लगाएं। मास्क बहुत जरूरी है। अगर आप भीड़ भाड़ में जाते हैं या आपको जुकाम, खांसी, बुखार है तो मास्क लगा के जाएं, जिससे आपके द्वारा कोई दूसरा संक्रमित ना हो। साथ ही साथ आप चेक कराएं, अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा बुखार और जुकाम है तो चेक कराएं कि क्या आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर के निर्देशानुसार अपना इलाज कराएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में रोज़ अगर वायरस से संक्रमित लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए विटामिन C सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है, जो कि नींबू, आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। उसका प्रयोग करके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह टहलें, योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आप अंदर से मजबूत हों और कोरोना वायरस के संक्रमित होने से बचें।
कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के रघुवंशी दंपत्ति अपनी शादी के दूसरे ही दिन असम के शिलोंग हनीमून पर गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने अपने परिजनों से बात की थी और उसके कुछ ही घंटों बाद उनके मोबाइल स्विच ऑफ आए थे। घर वालों को चिंता हुई तो दो लोग वहां ढूंढने गए। आज 10 दिन हो चुके हैं, दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला है। असम की पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। शिलोंग में भारी वर्षा के चलते उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और इस तरह से पूरे राष्ट्रीय एजेंसियां उन दोनों को ढूंढने में लगी हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आज 10 दिन से अधिक हो चुके हैं और आज एनडीआरएफ की टीम को शिलोंग में कहीं गहरी खाई में किसी युवक का शव प्राप्त हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं यह गुमशुदा युवक का शव तो नहीं है। युवती का अभी कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों के और पुलिस की शिनाख्त करने के बाद ही आगे कुछ रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ईश्वर करे के दंपत्ति सकुशल अपने घर आ जाएं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।